एक सहजीवी है, उसमें शैवाल होता है और कवक होता है। शैवाल होता है और कवक, कवक नीचे में होती है और शैवाल ऊपर में होता है। शैवाल क्या कार्य करेगा? शैवाल एक पौधा का नाम है, वो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करती है और अपना भोजन का निर्माण स्वयं करता है अपने लिए, लेकिन कुछ भोजन किसको दे देता है? कवक को दे देता है। कवक उसके बदले में क्या कार्य करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करता है। स्वयं नाइट्रोजन फिक्सेशन करेगा, अपने लिए कुछ नाइट्रोजन लेगा और शैवाल को भी क्या दे देगा? नाइट्रोजन दे देगा। मतलब जब दो जीव साथ साथ रहते हैं और दोनों को लाभ होता है, तब इसको हम लोग क्या बोलते हैं? सहजीवी, सिम्बायोसिस। हालांकि सहजीवी आगे चलकर और कई प्रकार का हो सकता है, इसका एग्जाम्पल हम लोग 5वें यूनिट में देखेंगे। तो यहाँ पर केवल पहले देखते हैं सहजीवी। ये हो गया सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन और ये है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसमें सहजीवी के उदाहरण देखेंगे और इसमें असहजीवी का उदाहरण देखेंगे। क्लियर? इसका कहना चाहिए 3 प्रकार दी गई है। अधिकांश पुस्तकों में 3 ही प्रकार रहता है, पुरानी सिलेबस में भी, नई सिलेबस में भी। पहला है दलहनी राइजोबियम सहजीवी। दलहनी राइजोबियम, दलहनी मतलब पल्स भी कहा जाता है इसको, दाल भी। ठीक है, तो दाल देने वाले जितने भी पौधे होते हैं, चाहे अरहर दाल हो, चाहे उड़द हो, चाहे मूंग हो, चाहे अन्य दाल, जितने भी जो दाल देने वाले पौधे होते हैं, उनके जड़ में रूट नोड्यूल से पाई जाती। मान लो कहना चाहिए दाल देने वाले पौधे हैं, मान लो ये क्या है? ये दाल देने वाला क्या है? ये पौधा है। ठीक है, तो इनकी कहना चाहिए जो जड़ होती है, इनकी जो कहना चाहिए जड़ होती है, उस जड़ में इस प्रकार से क्या पाई जाती है? ये गांठ पाई जाती है। इस गांठ को क्या कहा जाता है? इंग्लिश में रूट नोड्यूल से कहा जाता है। हिंदी में मूल ग्रंथिकाएं, हिंदी में मूल ग्रंथिकाएं, इंग्लिश में क्या बोलेंगे? रूट नोड्यूल्स। इस प्रकार से गांठ पाई जाती है। ये वास्तव में दाल देने वाले एक पौधे है, कोई भी एक दाल देने वाला पौधा है, तो प्रत्येक दाल देने वाले पौधे के जड़ों में एक गांठ पाई जाती है, उसको हम लोग बोलेंगे रूट नोड्यूल्स। ठीक है, तो वास्तव में कहना चाहिए जो रूट नोड्यूल्स है, उसमें ये बैक्टीरिया पाई जाती है। इसी रूट नोड्यूल्स में क्या पाई जाती है? राइजोबियम नामक क्या पाई जाती है? बैक्टीरिया पाई जाती है। ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया यहाँ पर क्या कार्य करेगा और ये पौधा क्या कार्य करेगा? दोनों सहजीवी का उदाहरण है। मतलब ये पौधा है दाल देने वाला, ये प्रकाश संश्लेषण का कार्य करेगा, अपना भोजन के निर्माण स्वयं करेगा, लेकिन कुछ भोजन किसको दे देगा? राइजोबियम नामक बैक्टीरिया को। लेकिन ये राइजोबियम नामक बैक्टीरिया यहाँ पर क्या कार्य करेगा? नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करेगा। मतलब ये सीधे नाइट्रोजन को आगे चलकर किस में चेंज करती है? नाइट्रेट में चेंज करती है। नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज करना ही क्या कहलाता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो राइजोबियम नामक बैक्टीरिया नाइट्रोजन को नाइट्रेट में चेंज कर देगा, मतलब नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य कर रहा है, नाइट्रीफाइंग का कार्य कर रहा है। तो कुछ नाइट्रोजन अपने लिए रखेगा और अधिकांश नाइट्रोजन किसको दे देगा? दाल देने वाले पौधे को दे देगा। क्लियर? तो यहाँ पर दलहनी और राइजोबियम दोनों के बीच सिम्बायोटिक सहजीवी का उदाहरण है और ये बैक्टीरिया क्या कार्य करती है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करती है, मतलब बायो फर्टिलाइजर का कार्य करता है। मतलब इसी कारण कहा जाता है कि दाल देने वाले जो भूमि होते हैं या पौधे लगाते हैं, उसको उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी क्या होते हैं? नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, तो किसानों को कई बार सलाह दी जाती है क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र अपनाओ। क्रॉप रोटेशन, फसल चक्र अपनाओ, मतलब एक बार दलहनी पौधे का खेती करना है, एक बार अदलहनी, मतलब चावल गेहूं। चावल गेहूं क्या है? अदलहनी है। लगातार चावल का हम लोग धान का खेती करते हैं, इस वर्ष, पिछले वर्ष और पिछले वर्ष और आगे हमेशा हम लोग धान की खेती करते हैं। तो भूमि की उर्वरा शक्ति क्या हो जाती है? कमी आ जाती है। तो क्रॉप रोटेशन, एक बार दलहनी और एक बार अदलहनी, इस प्रकार से खेती करने से भूमि की उर्वरा शक्ति क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है। क्लियर?
तो दाल देने वाले पौधे का आप खेती करेंगे तो आपको ज्यादा मात्रा में रासायनिक खाद देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उसके जड़ में क्या है, राइजोबियम नामक बैक्टीरिया है, जो क्या कार्य करेगा, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करेगा। इसको कई बार नीट में पूछा गया है, लेकिन आजकल नीट में इसको नहीं पूछा जाता है। नीट में आजकल एक दूसरा क्वेश्चन आता है, पुस्तक में उल्लेख नहीं होता है। इसी प्रकार का एक उदाहरण धान और मक्का, धान और मक्का नामक जो पौधे होती है उनके जड़ में भी कुछ बैक्टीरिया पाई जाती है। उस बैक्टीरिया का नाम होता है एजोस्पाइरिलम। उस बैक्टीरिया का नाम होता है एजोस्पाइरिलम। धान है, मक्का है, इनके कहना चाहिए जो रूट होती है उसमें एजोस्पाइरुलम नामक क्या पाई जाती है, बैक्टीरिया पाई जाती है। ठीक है, इनके रूट में भी एक गांठ पाई जाती है, उसमें एजोस्पाइरिलम नामक बैक्टीरिया पाई जाती है। हालांकि वो यहाँ पर जितना सिम्बायोटिक होता है उतना यहाँ पर उतना संबंध नहीं होता है, यहाँ पर कहना चाहिए लूज संबंध होता है। क्लियर, इसको भी एक दो बार नीट में पूछा गया है। ठीक है, इसको और आगे बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है साइंटिस्ट द्वारा, वैज्ञानिक द्वारा, जो एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है। इसमें स्पष्ट रूप से इसी प्रकार से रूट नोड्यूल्स उत्पन्न करने का प्रयास किया जा रहा है। यदि इसमें भी रूट नोड्यूल्स उत्पन्न हो गया तो आगे चलकर रासायनिक खाद की जो कमी हो रही है वो क्या हो सकता है, इस समस्या का सॉल्व हो सकता है। इसमें अभी वैज्ञानिक लगे हुए हैं। क्लियर। उसके बाद है एजोला एनाबिनी। दूसरा उदाहरण है एजोला एनाबिनी। एजोला क्या है, एक पौधे का नाम है। एजोला क्या है, एक पौधे का नाम है। ये फ्लोएटिंग हर्न है, मतलब तैरने वाले एक पादप है। एजोला एक पादप का नाम है, जली पौधा है, तैरने वाले फ्लोएटिंग प्लांट कहा जाता है। तो इसको हम लोग एक एजोला मान लेते हैं। ठीक है, ये एक एजोला है, जलीय पादप है। अब इनकी जो पत्तियां होती है, इनकी जो पत्तियां होती है इसी में क्या पाई जाती है, एनाबिनी नामक साइनोबैक्टीरिया पाई जाती है। एजोला है, इसकी पत्तियों में एनाबिनी नामक साइनोबैक्टीरिया पाई जाती है। तो यहाँ पर एनाबिनी भी क्या कार्य करता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करता है। मतलब ये भी कहना चाहिए नाइट्रोजन को किसमें चेंज करता है, नाइट्रेट में चेंज करता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये भोजन बनाएगा, कुछ भोजन इसको दे देगा, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन कार्य करेगा और अधिकांश नाइट्रोजन को इसको दे देगा। क्लियर। यदि कहना चाहिए जो धान की खेती करते हैं, यदि उसमें एजोला एनाबिनी नामक पौधे को लगा दिया जाता है तो उसमें ये बैक्टीरिया पाई जाती है, जिससे कहना चाहिए धान की जो पैदावार होती है वो 50% क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है, क्योंकि यहाँ पर ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करेगा, एजोला एनाबिनी। क्लियर। उसके बाद है माइकोराइजा। उसके बाद है माइकोराइजा। माइकोराइजा शब्द कहने से कुछ अटपटा लगता है, इसको हिंदी में जानिए, कवक मूल। मूल मतलब क्या होता है, रूट, और कवक मतलब कवक। क्लियर। माइकोराइजा, कवक मूल। मूल मतलब रूट और कवक मतलब कवक। तो जैसे कि मूल, कुछ पौधे का मूल ले लेते हैं, जैसे कि मान लो ये एक बड़ा पौधा है यूकेलिप्टस का। ये कौन सा पौधा है, मान लो यूकेलिप्टस। ठीक है, अब इनकी कहना चाहिए जो जड़ होती है, इस जड़ में कहना चाहिए क्या पाई जाती है, कवक पाई जाती है। ठीक है, ये यूकेलिप्टस का ये पौधा है, ये उच्च पौधों के रूट में पाई जाती है, छोटे पौधों के रूट में नहीं पाई जाती है। जो साइकस होती है,
पाइनस होती है, यूकेलिप्टस होती है, जो उच्च पौधे होती है, उनकी जड़ों में क्या पाई जाती है? कवक पाई जाती है। तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कवक मूल। ये मूल है, जड़ है, ठीक है। इसके जड़ में क्या पाई जाती है? कवक। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कवक मूल, कवक मूल। तो यहां पर उसी प्रकार से कार्य होगा जैसे दलहनी और राइजोबियम के बीच हुआ था, एजोला और एनाबिनी के बीच हुआ था, वैसी संबंध यहाँ पर भी वैसी रहेगा। यह नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करेगा और यह प्रकाश संश्लेषण करके भोजन के निर्माण करने का कार्य करेगा। क्लियर? माइकोराइजा। तो यहाँ पर यह नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करता है, जिसके कारण यहाँ पर इसका अध्ययन किया गया है। क्लियर? एक बार यहीं से और क्वेश्चन पूछा गया था, आगे चलकर ये जो माइकोराइजा होता है दो प्रकार का होता है, एंडोट्रॉफिक और एक्टोट्रॉफिक। इंडोट्रॉफिक और एक्टोट्रॉफिक। एक्टो का मतलब क्या होता है? मान लो ये जो रूट है, मान लो ये रूट है, ये कवक इसके बाहर पाया जाएगा, ये कवक इसके बाहर पाया जाएगा, तब इस संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे? एक्टोट्रॉफिक। रूट के बाहर संलग्न है। यदि कहना चाहिए एंडोट्रॉफिक कहेंगे तो ये मान लो कहना चाहिए ये जड़ है, तो ये जड़ के कहना चाहिए मान लो अंदर पाई जाती है, इसके अंदर पाई जाती, जड़ के अंदर, तब इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इंडोट्रॉफिक माइकोराइजा। जब बाहर पाई जाती कवक तब एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा, जब अंदर पाई जाती, जड़ के अंदर पाई जाती, तब इंडोट्रॉफिक माइकोराइजा। एक बार नीट में पूछा गया था यहीं से क्वेश्चन। वाम क्या है? VAM, वाम क्या है? यदि आपको अचानक से पूछा जाता है वाम क्या है तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसका उत्तर यहीं से है, मतलब ये क्वेश्चन माइकोराइजा से ही है। इसका फुल फॉर्म होता है वेसिकुलर आर्बस माइकोराइजा। वेसिकुलर आर्बस माइकोराइजा, ए मतलब माइकोराइजा, वेसिकुलर आर्बस माइकोराइजा। तो इसका अर्थ यह होता है जैसे कि इंडोट्रॉफिक माइकोराइजा जब ये अंदर में पाई जाती है तब इस संबंध को क्या बोलते हैं? इंडोट्रॉफिक माइकोराइजा, ठीक है। तो इसी के एक उदाहरण होता है वाम, वेसिकुलर आर्बस माइकोराइजा। मतलब यहाँ पर अंदर में जो कवक पाई जाती है उसी को वाम का संबंध होता है। यहाँ पर वेसिकुलर आर्बस माइकोराइजा का एक संबंध होता है और ये यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करती है और ये विशेष रूप से फास्फेट पोषण के लिए लाभदायक होता है। फास्फेट न्यूट्रिशन के लिए क्या होते हैं? लाभदायक होते हैं। जैसे हम लोग बोल रहे थे NPK, नाइट्रोजन फिक्सेशन पौधे के लिए N चाहिए, NPK, ठीक है। तो कहना चाहिए NPK। किसी भी भूमि में तीनों पाई जाती है तो वह भूमि उर्वरा शक्ति होती है। पौधे के लिए तीनों आवश्यक होते हैं, ठीक है। फास्फोरस, तो इसी फास्फोरस से क्या बना हुआ है? फास्फेट बना हुआ है। क्या बना हुआ है? फास्फेट। तो ये जो वाम होता है ये मुख्य रूप से किसके लिए जिम्मेदार होता है? फास्फेट न्यूट्रिशन के लिए। क्लियर? तो यह हो गया आप लोगों का सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, दलहनी राइजोबियम, एजोला एनाबिनी और माइकोराइजा। ये इंडोट्रॉफिक माइकोराइजा और एक्टोट्रॉफिक माइकोराइजा। उसके बाद है दूसरा नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। उसके बाद है नॉन सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये दो प्रकार का होता है। पहला होता है फ्री लिविंग बैक्टीरिया और दूसरा उदाहरण होता है साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। फ्री लिविंग बैक्टीरिया का शाब्दिक अर्थ यह होता है कि भूमि में, सॉइल में कुछ बैक्टीरिया स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, मतलब वो सिम्बायोटिक नहीं होते हैं, सहजीवी नहीं होते हैं।
कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं जो भूमि में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, इसी कारण इसका नाम दे दिया गया फ्री लिविंग बैक्टीरिया। इसका उदाहरण याद रख लेंगे आप लोग, एजेटोबैक्टर। इसका उदाहरण याद रख लेंगे, एजेटोबैक्टर। और दूसरा उदाहरण याद रख लेंगे, पोलीमिक्सा। पोलीमिक्सा फ्री लिविंग बैक्टीरिया, एजेटोबैक्टर और पोलीमिक्सा दोनों सिम्बायोटिक बैक्टीरिया नहीं है, बल्कि क्या है, फ्री लिविंग बैक्टीरिया। भूमि में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और भूमि में स्वतंत्र रूप से रहकर क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं और भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं। क्लियर। आगे है साइनोबैक्टीरिया। साइनोबैक्टीरिया के अंतर्गत दो साइनोबैक्टीरिया याद रखेंगे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन का कार्य करते हैं। एक होता है एनाबिनी, एनाबिना या एनाबिनी, यहां पर लिखा हूं मैं एजोला एनाबिना, ये वही एनाबिना है, एनाबिना या फिर एनाबिनी भी लिख सकते हैं। और एक और बैक्टीरिया होता है, उसका नाम होता है नॉस्टॉक। एनाबिना या एनाबिनी और नॉस्टॉक, इन दोनों को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है। इन दोनों को ब्लू ग्रीन एल्गी कहा जाता है, नील हरित शैवाल। एक बार 12वीं में बहुत समय पूछा गया था कि दो ब्लू ग्रीन एल्गी का नाम बताइए जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करते हैं। दो ब्लू ग्रीन एल्गी, दो नील हरित शैवाल का नाम बताइए जो भूमि की उर्वरा शक्ति को बढ़ाते हैं या फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करते हैं। तो उत्तर में था एनाबिना और एक नॉस्टॉक। ये दोनों वास्तव में साइनोबैक्टीरिया है जो भूमि में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का कार्य करते हैं। क्लियर। और फ्री लिविंग बैक्टीरिया के अंतर्गत एजेटोबैक्टर और पोलीमिक्स दोनों को याद रख लेंगे। ठीक है जी। तो यह हो गया आप लोगों का 5वें क्षेत्र, बायो फर्टिलाइजर, जैव उर्वरक में सूक्ष्म जीवों की भूमिका। क्लियर। उसके बाद लास्ट में एक और क्षेत्र है बायो पेस्टिसाइड्स। ये केवल कहना चाहिए 5-10 मिनट का है, तो 1 मिनट बाद हम लोग तुरंत मिलते हैं। ठीक है। अब लास्ट में है बायो पेस्टिसाइड्स। 6वें क्षेत्र का नाम है बायो पेस्टिसाइड्स। हिंदी में कहते हैं इसको जैव पीड़कनाशी। जैव पीड़कनाशी इंग्लिश में याद रखिए 6वें क्षेत्र का नाम को बायो पेस्टिसाइड्स, जैव पीड़कनाशी। ठीक है। अभी आप लोग को कुछ समय पहले बताया था, हमारे जो कहने चाहिए आजकल के जो किसान भाई हैं अधिकांश रासायनिक पदार्थों को उपयोग करते हैं। मतलब भिन्न प्रकार के जो पीड़कनाशी होते हैं, मतलब किसान खेती करते हैं तो उसमें विभिन्न प्रकार के रोग लग जाते हैं, चाहे वो जीवाणु जनित रोग हो, चाहे वो कवक जनित रोग हो, चाहे वायरस जनित रोग हो। आजकल कहना चाहिए फसलों में रोग लगना एक आम बात हो गया है। किसान जब खेती करते हैं, अभी वर्तमान में धान की खेती कर रहे हैं, तो धान का फसल शुरू में बहुत अच्छा होता है, लेकिन बाद में कहना चाहिए कुछ न कुछ क्या लग जाते हैं, उसमें रोग लग जाते हैं। और रोग लगते हैं तो पूरी फसल को क्या कर देते हैं, चौपट कर देते हैं। और किसानों को जो उत्पादन मिलना चाहिए वो उत्पादन नहीं मिल पाता है। तो हम लोग देखते हैं आए दिन किसान एक स्पेयर पकड़े रहते हैं और उसमें कुछ मेडिसिन होते हैं, मेडिसिन को दुकान से लाते हैं। वो मेडिसिन क्या होते हैं, रासायनिक पदार्थ होते हैं। ठीक है। जल में उसको घोलते हैं, फिर स्पेयर में रखते हैं और इस प्रकार से कहना चाहिए छिड़काव करते रहते हैं। वो कहना चाहिए पौधों में जो कवक जनित रोग होते हैं, बैक्टीरिया जनित रोग होते हैं, वायरस जनित रोग, मतलब कोई भी सूक्ष्म जीवी से जो रोग होते हैं, उस रोग में पाए जाने वाले रोगाणु को क्या करते हैं, नष्ट करते हैं। तो नष्ट तो करते हैं,
लेकिन उसका बहुत ज्यादा साइड इफेक्ट होता है। वो अत्यधिक विषैला हानिकारक कहने की रासायनिक पदार्थ होता है, जो पर्यावरण को भी क्या करता है, प्रदूषित करता है। और उस पौधे में पाए जाने वाले जो फल है, बीज है, उसको भी क्या करते हैं, प्रदूषित करते हैं। अब उसी फल, उसी पौधे, उसी प्रोडक्ट को हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं, तो वो कहना चाहिए हमारे शरीर में आ जाती है। तो वर्तमान में जितने भी कहने चाहिए हम लोग खाद्य पदार्थ लेते हैं, वो सब क्या होते हैं, विषाक्त पदार्थ से युक्त होते हैं। इसी कारण हम लोग आए दिन कहना चाहिए बीमार पड़ते रहते हैं, और हमारे शरीर में जो कहना चाहिए इम्यूनिटी है, रोग प्रतिरोधक क्षमता है, वो क्या हो गया है, कम हो गया है। तो वास्तव में कहना चाहिए रासायनिक पदार्थों को उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सब हानिकारक है, व्यक्ति की उम्र को भी कम कर रहा है। जब ये जो कीटनाशी होते हैं, पौधों में विभिन्न रोग कीटों से होता है, तो कीटों को नष्ट करने के लिए कहना चाहिए कीटनाशक मेडिसिन लिया जाता है। तो ये जो कीटनाशक मेडिसिन है, वो पौधों के माध्यम से हमारे शरीर में आ जाते हैं। तो एक बार इसको क्वेश्चन में पूछा गया था ऑब्जेक्टिव में, बायोमैग्निफिकेशन क्या है, बायोमैग्निफिकेशन क्या है। तो बायोमैग्निफिकेशन का अर्थ यह होता है, जो कीटनाशक मेडिसिन होते हैं वो पौधों के माध्यम से हमारे शरीर में प्रविष्ट कर जाते हैं। तो इसी को कहा जाता है जीवधारियों में इसका सांद्रण, बायोमैग्निफिकेशन, कीटनाशकों का हमारे शरीर में प्रविष्ट करना। तो वास्तव में कहना चाहिए इन रासायनिक पदार्थों का उपयोग हमको बहुत ही कम से कम मात्रा में किया जाना चाहिए। तो उनके लिए यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीवों का अध्ययन करेंगे जो कीटों को रोकने में, कवकों को रोकने में, वीट कंट्रोल करने में, खरपतवार को रोकने में कुछ सूक्ष्म जीवों को उपयोग किया जाता है। हालांकि इसका आजकल ज्यादा प्रचलन में नहीं है, लेकिन वास्तव में इसी को अपनाना चाहिए, इनसे प्रदूषण भी कम होगा। और ये बहुत ही कम खर्चीला है, इसमें खर्चीला नाम का चीज नहीं है। उसमें तो एक छोटा सा कहना चाहिए, आप लोग डिब्बे लाएंगे 250 ml का लाएंगे, वो 500 मूल्य का रहता है। आप 10 एकड़ के खेती कर रहे हैं तो 10-15 हजार तो उसी में आपका लग जाएगा। क्लियर। तो यहाँ पर देखते हैं बायोपेस्टिसाइड्स, इसका अर्थ होता है जैव पीड़कनाशी। इसका शाब्दिक अर्थ होता है अनैच्छिक जीवों को या हानिकारक जीवों को नष्ट करना, हानिकारक जीवों को नष्ट करना, या अनैच्छिक जीवों को नष्ट करना, या हानिकारक जीवों को नष्ट करना क्या कहलाता है, बायोपेस्टिसाइड्स होता है। मतलब हम लोग खेती करते हैं तो उसमें हानिकारक जीव आते हैं, अनैच्छिक जीव आते हैं, उन सबको नष्ट करना क्या कहलाता है, बायोपेस्टिसाइड्स कहलाएगा। क्लियर। ये बायोपेस्टिसाइड्स को हम लोग दो भागों में बांट देते हैं। एक होता है बायोहर्बिसाइड्स, और सेकंड होता है